हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो रहेगा ये कम्प्लीटली नॉलेजेबल रहेगा और सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, सभी के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है नहीं है या जो लोग वीडियो ऐसा ही नॉलेज के लिए देख रहे हैं, सभी के लिए। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट जो है वो है ओसीडी के बारे में। बहुत से मैं सेशंस लेता हूँ, काउंसलिंग लेता हूँ, तो ज़्यादातर लोगों में मैंने ये कॉमन चीज़ देखी है, चाहे वो जर्नी में है या नहीं है, लेकिन वो ओसीडी से सफ़र करते हैं। ओसीडी, ठीक है। ओसीडी क्या है, आज हम ओसीडी के बारे में बात करेंगे और ओसीडी क्यों हमें डेवलप होता है हमारे ब्रेन में, ये हम बात करेंगे। और हम इसको बिना किसी मेडिसिन के इसको क्यूर कैसा कर सकते हैं, ये हम आज प्रैक्टिकली बात करेंगे। ओसीडी का फुल फॉर्म हम जानेंगे। वो स्टैंड फॉर ऑब्सेशन, ठीक है। सी स्टैंड फॉर कंपल्सिव एंड डी स्टैंड फॉर डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेशन का मतलब क्या है, अनकंट्रोलेबल एंड रिकरिंग, यानी कि रिपीटेडली थॉट्स आना माइंड में आपके, उसे बोलते हैं ऑब्सेशन, रिपीटेडली अनकंट्रोलेबल, ठीक है। कंपल्सिव का मतलब क्या है, कंपल्सिव का मतलब है रिपीटेड बिहेवियर्स, आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे। डी स्टैंड फॉर डिसऑर्डर। अब क्या सच है ये कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है हमें ओसीडी क्रिएट करती है? बहुत से फेमिनिन बोलती है मुझे कि सर, जब से मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं स्पिरिचुअलिटी को, मेरा ओसीडी बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या ये सच है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक रीज़न है जहाँ हमारा ओसीडी को हमारे ब्रेन में डेवलप करती है, या जो ऑलरेडी हमारे अंदर ओसीडी रहता है तो उसको ग्रो करती है? आज ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या ये सिम्टम्स एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है या स्पिरिचुअल सिम्टम्स है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अब ऑब्सेसिव का मतलब क्या है, यानी कि अनकंट्रोलेबल थॉट्स आना हमें, ठीक है। आप सोचो, ऑफिस जाते हो एवरी मॉर्निंग आप, ठीक है। आप डोर लॉक किया, ऑफिस गए, ऑफिस में बैठ गए, सडनली आपको थॉट्स आ रहा है, यार मैंने तो डोर लॉक ही नहीं किया, क्या मैंने डोर लॉक नहीं किया क्या, यार मैंने रूम का एसी ऑफ किया क्या नहीं किया क्या, ठीक है। यार मैंने गीज़र ऑफ किया क्या, मेरे वॉशरूम का बाथरूम का ऑफ किया क्या, मैंने किया या नहीं किया, यार मैंने गैस का सिलेंडर ऑफ किया क्या, यार जब मैं निकल रही थी तो मेरे रूम से, तो मेरे बिस्तर पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वो कपड़े मैंने वार्डरोब में लगाए या नहीं लगाए, यार मेरी कल मैं शादी गई थी, ज्वेलरीज जो मैं पहन के गई थी तो वापस तो मैं आई उसको पहनते हुए ही, लेकिन मैं वो लॉकर में रखा या नहीं रखा। अगर लॉकर में रखा तो लॉकर मैंने ठीक से लॉक किया या नहीं किया, ठीक है। रिपीटेडली थॉट, इसको बोलते हैं ऑब्सेशन, रिपीटेड थॉट्स, ठीक है। अब कंपल्सिव बिहेवियर का मतलब क्या है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस गया, मैं कार लेके निकला और मैंने पार्किंग में लगा दी, ऑफिस की पार्किंग में कार लगा दी, लॉक कर दिया और मैं ऑफिस आ गया, ठीक है। मैं अपने डेस्क पे आ गया, तो मैं बैठा, अभी काम ही शुरू नहीं किया, मैं बैठे बैठे सोच रहा, यार मैंने तो कार का डोर लॉक किया ही नहीं, मैं तो भूल ही गया, ठीक है। चलो चलते हैं। आप ऑफिस में जाकर बैठकर वापस जा रहे हो, डोर चेक कर रहे हो, जाके देख रहे हो तो डोर लॉक ऑलरेडी किया है आपने, लॉक है, गाड़ी तो लॉक है, आपको लगा कि नहीं है, ठीक है। तो और कंपल्सिव बिहेवियर्स क्या होता है कि यार मैंने अपनी ऑफिस में वो फाइल तो मेरी डेस्क पे ही थी, यार मैंने उसको अपनी लॉकर में रखा कि नहीं, एक बार चेक कर लेते। अब मैं घर जा रहा हूँ, आधी मतलब आधी दूर चल गया हूँ और मैं वापस घुमा के गाड़ी आ रहा हूँ कि यार वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, मैंने तो रखा ही नहीं, लॉकर में ही नहीं रखा, मैं उधर ही रख दिया ऊपर, यार किसी हाथ को लग गई तो ना आई थिंक मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैं जाके देख रहा हूँ कि फ़ाइल मैंने लॉकर में रखी है, लॉक भी किया है, ठीक है, लॉक भी किया। और मैं ऑफिस से निकल गया, मेरी लॉकर की कीली मैंने जेब में रख लिया है, ऑफिस से आ गया, मैं पार्किंग आ गया, ऑफिस से पार्किंग आ गया, एंड सडनली यार मैंने लॉक तो किया लेकिन लॉकर की कीली मैंने डेस्क पे ही रख दिया, ठीक है। लॉकर की कीली हाथ को लग गई ना, तो मेरा जो पर्सनल चीज़ें है और ऑफिस का जो सीक्रेट्स है जो मुझे दिया गया है काम करने के लिए, आई थिंक जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है मेरे लिए और मुझे कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो किसी के हाथ को लग गया तो वो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो जल्दी चलते, वापस ऑफिस को चलते। ऑफिस में जाके देख रहा हूँ तो भाई कीली तो मेरे जेब में ही है, मुझे लगा कि यार मैंने वहाँ उधर ही रख दिया, मैंने अपने सिस्टम के पास ही रख दिया या मैंने अपने लैपटॉप के पास रख दिया, लेकिन जेब में है कीली।
और मैं ढूंढने के लिए को वापस ऑफिस में जा रहा हूँ उतनी मुश्किल से लिफ्ट चढ़कर, पैर या सीढ़ियों चढ़कर या लिफ्ट में जाकर मैं उधर देख रहा हूँ कि कीली तो उधर नहीं है, और ढूंढ रहा हूँ, बाद देख रहा हूँ कि जेब में ही पड़ी है कीली। इसको बोलते हैं रिपीटेड बिहेवियर्स, दिस इज कॉल्ड ए कंपल्सिव। ठीक है, इस दोनों को ऑब्सेशन प्लस कंपल्सिव कॉल्ड ए डिसऑर्डर, उसे हम ओसीडी बोलते हैं। और एक चीज़ ये है कि परफेक्शनिज्म आपने सुना होगा ये वर्ड परफेक्शनिज्म। कोई घर पे आपके मेहमान आ रहा है, इवन आपका पार्टनर है, हस्बैंड है या वाइफ है या आपके बच्चे हैं, वो स्कूल से आ रहे हैं या ऑफिस से आ रहे हैं, तो जूते काट के आप उसकी जगह पे रखना चाहिए, सॉक्स उसकी जगह पे रखना चाहिए। भाई जब यूनिफॉर्म आप काटते हो बच्चे उसकी जगह पे रखो। ऑफिस से तब आपका हस्बैंड या वाइफ आते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो ऑर्डर वाइज होनी चाहिए, सिस्टमेटिक लेवल पे होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बैग भिरका देते, जूते उधर भिरका देते, सॉक्स उधर भिरका देते, यूनिफॉर्म उधर भिरका देते। आपको गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन आने लगता है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, ऐसा मत करो, मुझे इरिटेट होता है ये सब जब चीज़ें फैलती हुई है ना, तो ऐसा मत करो। क्योंकि जब आपका दिमाग वो चीज़ों को देखता है डिसऑर्डर में, बड़ा ही इरिटेट हो जाता है। ठीक है, आप बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ जाता है, आपके अंदर एक गुस्सा आ जाता है। ठीक है, चीज़ों को लेकर यार, जब भी तुम आते हो ना ऐसा ही करते हो, तुम उसकी ऑर्डर वाइज जोड़ते नहीं हो, रखते नहीं हो, तो हमेशा मुझे करना पड़ता है। थोड़ा बेडशीट जो है बेड का थोड़ा हट गया, एंड आप उसको जाके ना ठीक करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। और ये जो ट्रेड है, ये बिहेवियर बोलते हैं हम लोग इसको, ट्रेड बोलते हैं। ये एक्चुअली ट्रेड है, एक बिहेवियर है, इट्स नॉट रिलेटेड टू ओसीडी। ओसीडी से परफेक्शनिज्म रिलेटेड नहीं है, परफेक्शनिज्म इज़ डिफरेंट, ओसीडी इज़ डिफरेंट। परफेक्शनिज्म भी एक ऑब्सेशन है। ठीक है, वो एक ऑब्सेशन में आता है। जैसे आप ऑफिस में हो, आप मैनेजर पोस्ट पे हो, आपको सोचो आपकी परफेक्शनिज्म है, आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो कोई बंदा, आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई कोई बंदा आप जैसा काम करते हो वैसा ही वो काम करे। वो भी काम कर रहा है या काम करे, वो अलग तरीके से करे, उसका द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, जो स्ट्रैटेजीज होती है, जो प्लान होता है, जो काम होता है, वर्क होता है, उसको एग्जीक्यूट करना वो अलग वे में करता है, वो करती है। बट आप क्या बोल रहे हो, आप उसके ऊपर इरिटेट हो रहे हो, नहीं 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 ये गलत है, ऐसा मत करो। हाँ वैसा करे तो भी काम होता है, वैसा नहीं करना है तुम्हें, ऐसा ही करना है, जैसा मैं करती हूँ वैसा ही करो, ऐसा ही करो। तो आगे वाला इंसान भी ना कुछ हद तक ठीक है यार, चलो, बहुत इरिटेट हो जाता है कि यार काम तो ऐसा भी हो रहा है वैसा भी हो रहा है, इसको इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको तो ऐसा बोलना है कि भाई ये जैसा करती है मैं वैसा करूँ, अब इसके स्ट्रैटेजीज को मैं फॉलो करूँ, तो इरिटेट हो जाता है। तो परफेक्शनिज्म आल्सो ये पार्ट ऑफ ऑब्सेशन, बट इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ ओसीडी। ठीक है, अब ये ओसीडी एक्चुअली इसका कोई एज होता है क्या? क्या ये एज फैक्टर से बिलोंग करता है, या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ में जो होने से ये ओसीडी डेवलप होता है? ये एज का कोई पर्टिकुलर इसका एज नहीं है। ठीक है, अक्सर बच्चों में 8 साल की उम्र से देखा गया है, बट जब हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, इसका पर्टिकुलर कोई एज नहीं है। ओसीडी कभी भी डेवलप हो सकता है, एक ब्रेन अबनॉर्मलिटीज़ है। ठीक है, और ओसीडी साइकोलॉजिकली हम ये स्टडी करते हैं कि जेनेटिक है, यानी कि आपकी फैमिली में या आपके एंसेस्टर में किसी को ना किसी को ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको जेनेटिकली लेवल पे आई है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जेनेटिक होती है। और सेकेंड जो होता है वो कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो फैक्टर्स हम स्टडी करने वाले हैं, जिसकी वजह से ओसीडी डेवलप होता है। ये 2 सिनेरियो होता है, एक हो सकता है जेनेटिक हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, और दूसरा जेनेटिक नहीं है, कोई जेनेटिक नहीं है ना, हेरिटेज नहीं है, और दूसरा कुछ फैक्टर्स है, वो अब स्टडी करूँगा मैं, वो फैक्टर्स की वजह से भी ओसीडी डेवलप होता है ब्रेन में। ठीक है, तो ज़्यादातर देखा गया है कि जो लोग एंजाइटी डिसऑर्डर और क्रोनिकल स्ट्रेस से गुजर रहे, उन लोगों के अंदर ओसीडी ज़्यादा रहता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, एक तो जेनेटिक है, हेरिटेज, इनहेरिटेज है। अब दूसरा फैक्टर्स क्या है जिससे हमारा ओसीडी हमारे अंदर डेवलप होता है। ठीक है, वो फैक्टर्स हम पढ़ते हैं। वो फैक्टर है, पहला है स्ट्रेस। ठीक है, क्रोनिकल स्ट्रेस जो होता है इंसान, उसके अंदर ओसीडी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा है एंजाइटी, या उसे कोई पैनिक अटैक आते हैं तो उसके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा है इमोशनली इम्बैलेंस रहना, यू आर नॉट बैलेंस, इमोशनली नॉट बैलेंस। ठीक है, आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप अपने मूड्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको अपने एटीट्यूड्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, भाई आपको अपने बिहेवियर्स के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप डिसिप्लिन हो ही नहीं, आप बहुत डिफ़िकल्ट फाइंड कर रहे हो
एक डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप करने में बहुत डिफ़िकल्ट फाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इमोशनल इम्बैलेंस, ठीक है। ओवर थिंक करना, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो या फ्यूचर से रिलेटेड हो, जो हम ओवर थिंक करते हैं ना, तो हम अपनी ब्रेन की एनर्जी ड्रेन करने लगते हैं, नेचुरली ड्रेन होने लगती है, जिसकी वजह से ओसीडी डेवलप होता है। सप्रेस का मतलब है किसी चीज़ को अंदर दबा कर रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं, चाहे वो आपकी इमोशंस हो या फीलिंग हो। मैं हमेशा जिनसे भी मैं काउंसलिंग लेता हूँ, मेरा काउंसलिंग मेथड ये होता है, ठीक है, वो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ भाई कनेक्टेड रहो, क्योंकि मुझे पता रहती है उनकी मेंटल इश्यूज़ क्या है, फिजिकल इश्यूज़ क्या है, इमोशनल इश्यूज़ क्या है, मुझे पता रहती है। एनर्जी रीडिंग, फ्रीक्वेंसी रीडिंग में कई सारी चीज़ें मुझे पता रहती है, बट मैं इसीलिए उनको मैं बोलता हूँ भाई कनेक्टेड रहो, प्लीज़ कनेक्टेड रहो, क्योंकि आप कनेक्टेड रहोगे तो मुझसे हील करोगे, ठीक है, मेरे वाइब्रेशंस के थ्रू आप हील करोगे या मेरी नॉलेज विजडम के थ्रू आप हील करोगे। तो कोई भी चीज़ आपको छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ जो अच्छी हुई है आपकी लाइफ में, बुरी हुई है, यू शुड शेयर। जिससे भी आप ट्रस्ट करते हो, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, मेक श्योर कि किसके साथ आप कंफर्टेबल हो, मेक श्योर आप कितना ट्रस्ट करते हो, ठीक है, उसके सोबत, वो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपका फैमिली मेम्बर हो या स्ट्रेंजर हो, वही, या आपके ऑफिस का कोई दोस्त हो, कोलीग हो, स्कूल का दोस्त हो, कॉलेज का दोस्त, जो भी इंसान आपकी लाइफ में यू ट्रस्ट, आप कंफर्टेबल हो उस इंसान के सोबत, तो आपको ये चीज़ें शेयर करना चाहिए। इस जब कब शेयर करना चाहिए, जब वो इंसान को आपकी इमोशंस की वैल्यू रहे, यानी कि वो समझे आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग को। अगर आपको लगता है ये इंसान मेरे इमोशंस को, फीलिंग को समझता है और रेस्पेक्ट करता है, तो आप शेयर करो, इसे सप्रेस मत करो। सप्रेस का तो अंदर ही अंदर घुटन पैदा होती है, ठीक है, अंदर ही अंदर उस चीज़ को रोक के रखते हो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, इसकी वजह से भी ओसीडी डेवलप होता है। उसके बाद है लोनलीनेस। यस, ये लोनलीनेस कहाँ पैदा होता है, जब चीज़ों को आप अंदर दबा दबा कर रखते हो, कंट्रोल करते रहते हो, ये लोनलीनेस स्टार्ट होती है। लोनलीनेस भी एक साइन है जहाँ आपको ओसीडी डेवलप करता है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस इन रिलेशनशिप। ये डोमेस्टिक वायलेंस चाहे आपकी रिलेशनशिप में हो, फर्स्ट पॉइंट, या आप छोटे थे और आपने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है, ठीक है, अगर आप शादीशुदा हो, बच्चे वाले हो, अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़ा हो रहा है, तो प्लीज़ जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपके जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके सामने झगड़ा मत करना, क्योंकि वो बच्चों को बहुत गहरा असर पड़ता है जब माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं। और वो बच्चों की जो एज होती है ना, 7 साल 8 साल में ही, जब वो देखते रहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, देखते रहते हैं, 7 8 साल में ही वो सीडी डेवलप हो जाता है ब्रेन में बच्चों के। तो ये गलती मत करो, अगर अब लड़ना है कहीं दूर जाके लड़ो, ठीक है, बच्चों को इसमें इन्वॉल्व मत करो। आप जैसा आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, जब आप छोटे थे या हम छोटे थे, हमने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है, मारामारी करते हुए देखा है, गाली गलौज करते हुए देखा, चीज़ें बहुत बहुत वस्ट हुई है, ठीक है, वो हमने देखा है। तो ये जो बच्चे बचपन से ही डोमेस्टिक वायलेंस देखते आ रहे हैं, उनके अंदर, उनके ब्रेन के अंदर ओसीडी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो लैक ऑफ स्लीप, ठीक है। अब देखो, जो इंसान डोमेस्टिक वायलेंस घर में देख रहा है, वो तो नहीं सोएगा, वो बच्चा तो नहीं सोएगा, आप तो नहीं सोएगा। अगर आप रिलेशनशिप में डोमेस्टिक वायलेंस देख रहे हो, आप देख रहे हो आर्ग्यूमेंट देख रहे हो, टॉक्सिक लेवल देख रहे हो, नार्सिसिस्टिक लेवल, सरकास्टिक लेवल आप फेस कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप भी तो नहीं सो पाओगे, बच्चे भी नहीं सो पाएंगे। इससे क्या होता है, हमारे जो स्लीप पैटर्न होता है ना, एकदम बिगड़ जाता है। हम सफिशेंट नींद जो एटलीस्ट 6 से 7 आवर की एक इंसान को करना चाहिए, चाहे आप दिन में करो या शाम में करो, लेकिन वो प्रॉपरली नहीं होती है, जिसकी वजह से भी आपके अंदर ओसीडी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद है सेल्फ इन्फ्योरिटी, अनकंडीशनल लव नहीं करना अपने आप से, यानी कि लैक ऑफ मोटिवेशन। आप खुद, आगे वाला भी कर रहा है, आपकी फैमिली से भी आपको एक आपकी फैमिली से भी आपको डीमोटिवेशन आ रहा है या इंकरेजमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और आप भी खुद अपने लिए कुछ गलत बोल रहे हो, डीमोटिवेट कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो अपने आप को, जैसा कि यार आई डोंट डिज़र्व फॉर लव, आई डोंट डिज़र्व फॉर रेस्पेक्ट, आई डोंट डिज़र्व फॉर रिलेशनशिप, ठीक है, ना मैं एक अच्छा जॉब डिज़र्व करती हूँ, ना मैं एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करती हूँ, ना मैं एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करती हूँ। कहीं ना कहीं यू आर मेकिंग योर सेल्फ डाउन इमोशनली, एनर्जेटिकली, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेल्फ इन्फ्योरिटी। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इससे भी हमारे अंदर ओसीडी डेवलप होता है। उसके बाद है लो एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है, लो एस्टीम, सेल्फ एस्टीम,
या सेल्फ कॉन्फिडेंट, दोनों की कमी होना। ऑफ कोर्स अगर आपके अंदर सेल्फ इन्फ्योरिटी है, ये इंटरकनेक्टेड है दोनों। सेल्फ इन्फ्योरिटी आपका जो एस्टीम है, लो एस्टीम है, या सेल्फ एस्टीम है, या सेल्फ कॉन्फिडेंट है जो लो है, ये इंटरकनेक्टेड है। तो ऑफ कोर्स अगर सेल्फ इन्फ्योरिटी में आप हो तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, आप लो एस्टीम में सफ़र करोगे। वो लोग भी ओसीडी का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। ऑफ कोर्स क्या अपने पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिलना, ठीक है, और अपने माँ बाप से सपोर्ट नहीं मिलना, रिलेटिव से, दोस्तों से, सिबलिंग से, हमारे जो बायोलॉजिकल रिलेशंस होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, एक फैमिली सपोर्ट नहीं मिलना, ठीक है, तो इससे भी ओसीडी डेवलप होता है। और लास्ट हम बात करेंगे वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड फोबियाज। कोसा भी फियर्स, आपको कोसा भी वो फियर्स हो जो कि आपको पानी से डर लगता हो, आपको लिफ्ट में जाने डर लगता हो जो छोटी जगह होती है, आपको ऊंचाई से डर लगता हो भाई, आपको आग से डर लगता हो, कोई भी फियर हो सकता है भाई। लोगों की भीड़ में आप जा नहीं सकते, आपको डर लगता हो, ठीक है, तो सोशल फोबिया बोलते हैं हम लोग, जिसे लोगों की भीड़ में हम जा नहीं सकते, भीड़ में रह नहीं सकते, हमें घुटन होती है, सफोकेशंस होती है, ठीक है। और एक फियर होता है अभी लोग हमारे जब पीछे आते रहते तो वो बस वो भी वॉक कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं तो वो भी वॉक कर रहे हैं, बट जब वो हमारे पीछे आ रहे हैं तो हम सोचते रहते हैं यार मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा है ये, यार मुझे कुछ कर तो नहीं देगा, ठीक है। आप कहीं ऐसे रास्ते में जा रहे हो जहाँ साइलेंट है, कोई आदमी नहीं है, इंसान ही नहीं है, खाली रास्ता है, सुमसाम रास्ता है, गलियाँ हैं, और आपको डर लग रहा है यार कोई पकड़ तो नहीं लेगा, किडनैप तो नहीं कर लेगा, यार कुछ कोई तो मुझे कर तो नहीं देगा ना, कोई है ही नहीं आजू बाजू, तो मैं जंगल का रास्ता है क्या करूँ मैं करके। तो कहीं सारी चीज़ें होती है, माइट भी ऐसा 100 चीज़ें होती है, वो फोबियास है, फियर्स है, ठीक है। जो और दूसरा जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा मतलब हो सकता है भाई आपके चाइल्डहुड में या मिडिलहुड में, मिडिल अडल्टहुड जो बोलते हैं हम, ठीक है, यंग अडल्टहुड बोलते हैं, उसमें कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो आपके साथ, या सेक्सुअल मतलब कोई रेप हुआ हो, सेक्सुअल आपको हरसमेंट किया गया हो और आपकी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला गया है आपको कम्प्लीटली, या कोई भी गलत चीज़ें हुई है, बस किसी ने आपको कॉलेज पे स्कूल पे रैगिंग कर दी हो, ठीक, किसी ने आपके साथ गंदा मजाक कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डर, वो मेमोरीज आपके जो बैड एक्सपीरियंस मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर रिकॉर्डेड हो गई है, स्टोर हो गई है, ठीक है, प्रोग्राम हो गई है, तब जाकर ओसीडी भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं, उसकी ही तरफ से फोबियास डेवलप होते हैं, ठीक है। ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओसीडी डेवलप होता है। और पहला फैक्टर भी हो सकता है वो है जेनेटिक, इनहेरिटेज, एंसेस्टर से भी आ सकता है, या ये सब फैक्टर्स जिन्होंने भी सफ़र किया है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ओसीडी डेवलप होने के। अब हम इसको बिना मेडिसिन के अब कैसा हम इसको रोक सकते हैं, आई विल टेल यू। आप क्या करते हो, ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम जल्दी इसको हमें इसके ऊपर काम करना पड़ता है, नहीं तो जैसा आपकी एज बढ़ती जाएगी आगे जाकर ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जितना भी आपका एज है ये प्रॉब्लम को बढ़ने मत दीजिए, स्टॉप कीजिए, जल्दी इसके ऊपर काम कीजिए, इसको रोकिए। कैसा रोकना है मैं आपको बताता हूँ, मेडिटेशन के बिना आप रोक सकते हो इसको, ठीक है। अब जैसा किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, ठीक है, वो मेडिसिन लिख के दे देते हैं, पावरफुल मेडिसिन। अब वो क्या करता है बताए, मेडिसिन खाते हो तो आपको नींद आ जाती है, जिससे क्या होता है आपकी नींद आने लगती है, तो वो क्या करता है आपके जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं जो प्रोसेस करते हैं, थॉट्स को प्रोसेस करते हैं, वो थॉट प्रोसेस होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो जब केमिकल आप लेते हो तो वो थॉट्स को जो प्रोसेस, जो हमारा ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो थॉट्स को प्रोसेस करता रहता है, प्रोसेस करता है, तो वो ब्रेन के हिस्से को ब्लॉक कर देता है, जिससे थॉट्स प्रोसेस होना, यानी कि रिपीटेडली थॉट्स या अनकंडीशनल, यानी कि अनकंडीशनल थॉट्स आना, अनस्टॉपेबल थॉट्स आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल का वो असर होता है। दैट इज़ नॉट नेचुरल, वो नेचुरल नहीं है, वो केमिकल की वजह से। ये केमिकल आप ले रहे हो, केमिकल क्या करता है उस पर्टिकुलर पार्ट को ही ब्लॉक कर देता है, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट को ही ब्लॉक कर देता है। जब आपके थॉट्स बंद हो जाते हैं, आप नींद आती है, सो जाते हो, ठीक है, वो जा जाकर क्या होता है आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को केमिकल का एक एडिक्शन हो जाता है, तो उसको खाना ही पड़ता है। अगर वो नहीं खाएंगे तो आपको एंजाइटी अटैक आ जा रहे हैं, पैनिक अटैक आ जा रहा है, आपको स्ट्रेस बढ़ने लगा है अपने अंदर, घबराहट बढ़ने लगी है, आप एकदम नर्वस हो जा रहे हो, आपके बीपी लो हो जा रहा है, आपका बीपी का भी हाई हो जा रहा है, हेडेक, माइग्रेन आ जा रहा है, आपको प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है, आप बहुत इम्बैलेंस हो रहे हो, इमोशनली फिजिकली इम्बैलेंस हो रहे हो आप, ठीक है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैनिक अटैक आ रहा है, बार बार आपको अटैक आ रहा है, तो आप क्या करते हो, यार मैं तो गोली खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं होगा, मैं नहीं संभाल नहीं पाऊँगी, ठीक है,
कई तरह के फियर्स आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे, तो आप क्या करते हो, टैबलेट्स खा लेते हो, पावरफुल टैबलेट्स खा लेते हो। जैसा ही वो केमिकल रिलीज होता है बॉडी में, तो उस पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट को ब्लॉक कर देता है कुछ समय के लिए। हो सकता है 1-2-3 आवर के लिए ब्लॉक करता है, आप सो भी जाते हो, नींद भी आ जाती है उसमें, सो जाते हो, तो उसमें थॉट्स नहीं आते। जैसा वो केमिकल का असर फिर से कम होता है, फिर से वापस नॉर्मली कुछ एक 5 आवर 4 आवर के लिए रहते हो नॉर्मली, बाद फिर से वो चालू होता है, जो रिपीटेड पैटर्न्स चालू हो जाते हैं फिर से। तो फिर से क्या करते हो, आप दवा ले लेते हो, टैबलेट्स ले लेते हो, केमिकल्स ले लेते हो, और माइंड को आदत पड़ जाती है, ठीक है, बॉडी को आदत पड़ जाती है, वो खाए तो आप बैलेंस रहते हो, नहीं तो आप एंजाइटी स्ट्रेस में चल जाते हो, पैनिक अटैक में चल जाते हो। तो इसको स्टॉप करना होगा। पहले कोई भी इंसान साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, मेडिसिन लिखा के खा रहा है, तो स्टॉप कीजिए, ये बॉडी को एडिक्शन हो जाएगा। इसको नेचुरली कैसे स्टॉप करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ओसीडी का कोई क्यूर नहीं है, कोई भी टैबलेट्स ले लो, इट्स ओनली ए टेम्प्ररी, कुछ घंटों के लिए आपका ब्रेन के पार्ट को ब्लॉक करता है, वो थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, नींद आती है, सो जाते हो, ठीक है, बट नेचुरली कंप्लीटली, ठीक है, वो क्यूर नहीं होता। अब इसको कैसा हम क्यूर करें, अगर वो डेवलप हो गया ओसीडी तो कैसे करें, उसके बारे में बात करेंगे। अब एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। सिनेरियो ये है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं कार लेके निकल रहा हूँ, ठीक है। अब प्रेजेंट मोमेंट में रहना है मुझे, इसका एक ही सोल्यूशन है क्यूर करने का, वो है प्रेजेंट मोमेंट में। फिजिकली भी जहाँ भी आप रहते हो वहाँ मेंटली रहना पड़ता है, ठीक है। अब मैं कार लेके निकला, तो अब मैं कार में बैठा हूँ, स्टीयरिंग पे मेरे दोनों हाथ है, बस स्टीयरिंग पे हाथ है, मेरी नज़र सामने रोड की तरफ है और मैं कार में बैठा हूँ, बस मुझे इतना ही, मुझे उधर ही रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं रहना है कि यार मेरे दिमाग में, मैं कार तो चला रहा हूँ लेकिन दिमाग में ये सोच रहा है मेरा माइंड, यार मैंने लॉक डाला है कि नहीं, लॉक डाला है कि नहीं, ये सोच रहा है। अब इसको अवॉइड करना है। ये अवॉइड कैसा कर सकते हैं, जब मैं डोर को लॉक डालता हूँ अपने घर के, तो आई विल बी कॉन्शियस देर, कॉन्शियस मतलब अवेयर रहूँगा, मैं उधर ही रहूँगा। यस, मैं डोर को लॉक डाल रहा हूँ, देख ले एक बार, ठीक है, मैं अपने माइंड को बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करो। मैं अपने माइंड को बोल रहा हूँ, यार मैं अपने डोर को लॉक डाल रहा हूँ, देख ले, यानी कि एक बार लॉक डाल दिया मैंने डोर को, और उधर ही थोड़ी देर खड़ के मैं उसको रिकैप कर रहा हूँ, जो मैंने अभी किया है उसी चीज़ को एक मेमोरी लेवल पे रिकैप कर रहा हूँ, जिससे मैं कॉन्फिडेंट लेवल हो जाऊँ कि यार मैंने डोर को लॉक डाला है। अब क्या होता है, डोर को लॉक डाल दिया, मैं अवेयर था मेंटली फिजिकली, तब था मैं जब डोर को लॉक डाला, जब मैंने अपना रूम का एसी ऑफ किया, यार अपने कपड़े मैंने वार्डरोब पे लगा दिए, जो भी मेरे वैल्यूएबल चीज़ें थे मैंने लॉकर में लॉक करके, कीली भी जहाँ रखना है रख दिया। पूरा काम जो मैं कर रहा हूँ कंप्लीटली अवेयर हूँ, यानी कि फिजिकली भी वहाँ हूँ, मेंटली भी वहाँ हूँ। उस टाइम पे मेरे दिमाग में कोई सेकेंड थॉट्स नहीं चल रहा है, जहाँ मैं हूँ वहाँ हूँ। अब जैसा मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ बस मेरा ध्यान उधर ही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान उधर ही है, और कहीं भी नहीं है मेरा ध्यान, उधर ही हूँ। अब मैं जहाँ फिजिकली बैठा हूँ मेंटली उधर ही हूँ। इसको कहते हैं मेडिटेशन, इसको कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना। तो हर चीज़ जो भी मैं घर की कर रहा हूँ, आई एम अवेयर अबाउट इट, कि मैं उधर रह रहा हूँ, फिजिकली मेंटली रह रहा हूँ, एंड मैं उस चीज़ को एक बार खड़ के रिकैप, अभी मैंने क्या किया, लॉकर में मेरे वैल्यूबल चीज़ें मैंने लॉकर में लॉक कर दिया, कीली डाला, उधर ही स्टॉप किया, रिकैप किया उसको एक बार मेमोरी लेवल पे, मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ मैं। यस, मैंने, ठीक है, ये वैल्यूबल चीज़ इधर थी, और मैंने जो लॉकर में डाला और लॉक कर दिया। अभी देखो कीली मेरे पास है, अभी कीली कहाँ रखना है, कीली जहाँ भी मुझे रखना है मैं रख दूंगा, एंड अगेन मैं रिकैप करूँगा। यस, कीली मैंने डाल दिया, अब मैं जहाँ रखना है वहाँ रख दिया। अब इधर क्या हो गया, मैं जो चीज़ें मैंने एक बार की ना, जैसा हम एग्ज़ाम में क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं बाद हम लिखते हैं। अब बहुत से लोगों का ये होता है, पहले वो पढ़ते वो लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद दूसरे दिन क्या करते हैं, जो उन्होंने पढ़ा है और कितना याद है उनको, कितना याद नहीं है, बिना पढ़े हुए देखते हैं लिख कर। अब जो चीज़ें याद है वो लिख देंगे, जो मिसिंग होगी फिर से एक बार उसको पढ़कर रिकैप करके, फिर से थर्ड दिन हम क्या करते हैं, उसको फिर से एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि यार जो पढ़ा है हमने पूरा लिखा है कि नहीं पेपर में। अगर पूरा लिखा है तो मतलब वो मेमोरी बन गई है, वो एक मेमोरी क्रिएट हो गई है। तो आपको मेमोरी क्रिएट करना है, खड़ कर उधर लॉक कर दिया, कीली रख दिया, मेमोरी क्रिएट करो, खड़ो उधर मेमोरी क्रिएट करो। जिससे क्या होता है, जैसा ही चाहे वो गैस हो, गीज़र हो, एसी हो, कपड़े हो, आपके आपकी कोई भी वैल्यूबल चीज़ हो, कोई भी चीज़ें हो, ठीक है, सब अपने एक मेमोरी क्रिएट कर ली, डोर को लॉक डाले, उधर भी थोड़ी देर खड़े, रिकैप किया आपने, यस डोर को लॉक डाला है मैंने अभी, ठीक है। अब हर चीज़ अपनी मेमोरी रिक्रिएट कर ली, दिमाग में है वो। अब मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, गाड़ी में चल रहा हूँ, दिमाग में वो थॉट्स आ रहे, क्योंकि ओसीडी तो है ना मेरे अंदर, तो रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं, यार मैंने डोर लॉक डाला है कि नहीं। तो क्या होगा उस टाइम पे, रिकैप, रिकैप, हाँ मैंने रिकैप किया था, डाला है। यार मैंने लॉकर में वो जो वैल्यूबल चीज़ें थे रखा कि नहीं,
रिकैप, हाँ हाँ रखा है, मैंने याद किया था ना उधर खड़ के, याद किया था, मैं उधर था जब मेंटली फिजिकली वहाँ था मैं, तो मुझे याद है मैंने रिकैप किया था। यार कपड़े रखे कि नहीं, हाँ हाँ रखे हैं, यस रखे हैं मैंने, क्योंकि मैंने खुद रिकैप किया था ना, मेमोरी है, तो मेमोरी बन गई है वो। अब वो मेमोरी को रिकैप करो, कंफ्यूज मत होना, अपने माइंड जो बोल रहा है माइंड को फॉलो मत करो, माइंड आपको पागल कर रहा है, माइंड आपको कम्प्लीटली पागल कर रहा है। अब क्या करना है, मेमोरीज के ऊपर डिपेंड हो जाओ, मेमोरीज को रिकैप करो। हाँ कपड़े तो रखे थे मुझे याद है, लॉकर तो लॉक में मैंने वैल्यूबल रख दिया याद है, कीली कहाँ रखना है रख दिया, गैस ऑफ कर दिया, गीज़र एसी सब, यस यस लॉक भी किया है मैंने डोर। दिमाग चिल्ला रहा है देख लो एक बार, देख लो एक बार, दिमाग को बोलो नहीं नहीं कोई बात नहीं मुझे याद है, मेमोरी है। चलो आप केयरलेस होकर, अब बिना टेंशन के कॉन्फिडेंट लेवल पे आप गाड़ी चलो, गाड़ी चलो, सिर्फ गाड़ी ही चलाना है, फिजिकली मेंटली वहाँ रहना, कुछ नहीं सोचना। घर जाते पार्किंग में लगाते हो गाड़ी, उधर भी आपको मेमोरी रिक्रिएट करो, गाड़ी लॉक करो, अब देखो खड़ के देखो अभी मैंने क्या किया, यस अभी गाड़ी पार्किंग के लगा दी और लॉक कर दिया, कीली मेरे पास है अभी, अब मैं जेब में रख रहा हूँ, ठीक है। इतना मुझे रिकैप करना है। रिकैप कर लिया, ऑफिस में जा रहा हूँ, सिस्टम के पास बैठा, फिर से थॉट्स आ रहे, यार मैंने कार को तो पार्किंग तो डाल दी, लॉक किया ही नहीं मैं, तो रिकैप करो मेमोरी को, हाँ मैंने उधर खड़ के ना सोचा था ये चीज़, रिकैप किया था मैंने, तो मुझे याद है, यस यस मैंने लॉक किया, नो डोंट नॉट टू बी वरी, माइंड को बोलो ऐसा, डी नॉट टू बी वरी, यार मैंने लॉक किया। माइंड को कमांड पास करो, देखो माइंड एक ऐसी चीज़ है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पता नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को भेजते हो उसको प्रोसेस करता हो थॉट्स में, तो आप अपनी मेमोरीज के बेस पे अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो, दिमाग को बोलो ये तो चिंता मत कर, मुझे याद है, ठीक है मुझे मेमोरी है, मुझे याद है मैंने लॉक डाला है, गाड़ी का लॉक डाला और लॉक डाल के ही ऊपर आया हूँ, तो चुपचाप बैठ, ठीक है। कमांड करो, माइंड से बात करो, कमांड करो, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, एंड आपको मैं 101% गारंटी देता हूँ कि ये जो है ओसीडी बिना मेडिसिन के क्यूर हो जाएगा, 101%। आप खुद बोलोगे क्या, आप मुझे आके बोलोगे सर क्या नॉलेज दिया आपने, क्या टिप दिया आपने, मेरा ओसीडी निकल गया, करके देखो आप, बस निकल जाएगा, कोई साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, कोई साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं, आप पागल नहीं हो, ये सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर है। वो क्यों हुआ है, दो फैक्टर है, एक जेनेटिक हो सकता है, या जो फैक्टर हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो सब फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से हुआ है। तो पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करो, तब जाके फिजिकल हेल्थ ठीक होगी, तब जाके आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका एंजाइटी कम होगा, आपका फियर्स कम होंगे, आपका पैनिक अटैक होना कम होगा, आपका बीपी प्रॉब्लम लो हाई लो होता है वो कम होगा, आप नर्वस हो जाते हो, एंशियस हो जाते हो, सडनली फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मेंटल हेल्थ है ये सब, मेंटल हेल्थ पे काम करो, फिजिकल लेवल पे ये सब ये हो जाएंगे, ठीक है। अब फाइनली क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। जो क्वेश्चन है, क्या सच में ओसीडी हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से आता है, या स्पिरिचुअलिटी में आने की वजह से ये आता है, या हमारे अंदर ऑलरेडी रहता है, क्या ये बढ़ जाता है? तो आंसर इज कंप्लीटली नो। आंसर इज नो, बिकॉज चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट की जर्नी हो, या स्पिरिचुअलिटी हो, इट्स दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है। ओसीडी इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, इसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप अपने फिजिकल लेवल पे सफ़र कर रहे हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फिजिकल लेवल पे आप सफ़र कर रहे हो, माइंड बॉडी लेवल पे। इट्स नॉट रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअल जर्नी एट ऑल, इट्स नॉट रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम और एनी काइंड ऑफ सोल कनेक्शन, ठीक है। एंड यही चीज़ है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको प्रैक्टिकली जैसा मैंने अभी प्रोसीजर समझा उसको वैसा फॉलो करो, आप देखो आप इसे क्यूर कर लेंगे, ठीक है। इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं एंड करता हूँ। काउंसलिंग के लिए नंबर देख रहे हो आप, ठीक है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और वीडियो को जितना लाइक करते हो ना, स्पेशली ये वीडियो, ये सबको शेयर करो, ये जो लोग जर्नी में भी नहीं है उनको भी शेयर करो, जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है उनको भी शेयर करो, हो सकता है वो सीढ़ी से गुजर रहे होंगे, उनको भी हेल्प करेगी। सबको शेयर करो जितना लाइक करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।